हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी टर्म आती है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? बड़ा सिंपल सा वर्ड है, आप सबने पहले भी सुना है। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स। सिंपल सी बात है, जो कंज्यूम करता है उसी को तो कंज्यूमर बोलते हैं। अब कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्यों करता है? अपनी जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। आपको बहुत प्यास लग रही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? पानी की बोतल बाहर से परचेज कर लोगे और पी लोगे। तो आप कौन हो? कंज्यूमर। आपने क्या कंज्यूम किया? गुड। यहाँ पे गुड क्या है? आपका पानी है, राइट। क्यों किया? अपनी प्यास को बुझाने के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो आप क्या हो गए? कंज्यूमर हो गए। इजी। अब आता है हमारे पास कंजप्शन। कंजप्शन क्या होता है? अब बेटा कंज्यूमर ने क्या किया? कंजप्शन किया। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। कंजप्शन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट। भैया हमने गुड्स एंड सर्विसेज से क्या लिया? यूटिलिटी वैल्यू ली। जब हम किसी गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करते हैं तो हम क्या लेते हैं? उससे उसकी यूटिलिटी लेते हैं, जो उसकी वांट सेटिस्फेक्शन पावर है। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फेक्शन पावर। हमारी जरूरतों को पूरा करने की जो शक्ति होती है किसी भी गुड्स की, वो हम उससे लेते हैं। जैसे प्यास को बुझाने की शक्ति किसकी है? पानी की। हाँ या नहीं? प्यास बुझेगी किससे? पानी से प्यास बुझेगी। तो पानी की यूटिलिटी क्या है? कि वो हमारी प्यास को बुझाएगी। तो हमने पानी की बोतल जो परचेज करी थी, उससे हमने पानी पिया, तो उससे हमें हमारी जो प्यास थी वो बुझ गई, राइट। हमारी जो वांट थी वो सेटिस्फाई हो गई। तो इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में हम गुड्स एंड सर्विस का यूज करते हैं, ठीक है, उससे यूटिलिटी लेने के लिए, जिससे हम अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है बेटा, उसी को बोलते हैं कंजप्शन। इन सिंपल वर्ड्स में कंज्यूमर जो प्रोसेस कर रहा है अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, उसी को बोलते हैं कंजप्शन। क्लियर? यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड गुड्स मींस इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट। वही बात है, किसी भी गुड्स की जो कैपेसिटी है ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने की, उसी को बोलते हैं क्या? यूटिलिटी वैल्यू। चलिए अगला आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है बेटा? प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर कौन है? एक ऐसा इंसान जो प्रोड्यूस करता है, बनाता है चीजों को और फिर उसको बेच देता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करने के लिए बेचता है? भैया इनकम कमाने के लिए बेचता है, फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। क्लियर? इजी। अब प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन वो प्रोसेस है जो प्रोड्यूसर करता है। ठीक है, प्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। कच्चे माल को यूजफुल चीजों में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, अब चीज यूजफुल कब बनती है? थिंग्स बिकम यूजफुल एज दे एक्वायर द यूटिलिटी वैल्यू। जब उनको यूटिलिटी वैल्यू मतलब वांट सेटिस्फेक्शन पावर एक्वायर हो जाती है, मिल जाती है, तब कोई भी चीज यूजफुल बनती है। क्लियर हो गया? तो प्रोडक्शन क्या है? जिसमें हम प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं। किसको? गुड्स और सर्विसेज को। क्या करने के लिए? इनकम जनरेट करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, अब जो प्रोड्यूसर प्रोसेस करता है, जिसमें वो कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल को किसमें? यूजफुल चीजों में, उसको बोलते हैं हम प्रोडक्शन। अब चीज यूजफुल कब बनती है? जब वो यूटिलिटी गेन कर लेती है। क्लियर? अब आता है हमारे पास सेविंग। व्हाट इज सेविंग? सेविंग क्या है भाई? इट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। इनकम का वो पार्ट जो खर्च नहीं किया गया। आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, उसमें से 8,000 रुपए आपने खर्च कर दिए, 2,000 रुपए आपने बचा लिए, तो वही होता है मेरा सेविंग। ठीक है, इनकम का वो पार्ट जो आपने खर्च नहीं किया, आपने एब्सेंटिज्म कर दिया। कहां से? अपने कंजप्शन से। क्लियर? अब आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा? इट इज एक्सपेंडिचर। पहली बात तो इन्वेस्टमेंट जो है वो एक खर्चा है, ठीक है, बाय द प्रोड्यूसर, और ये प्रोड्यूसर करता है ऑन द परचेज ऑफ। किस चीज की परचेज पे करता है? उन असेट्स की परचेज पे जो उसको हेल्प करती है इनकम को जनरेट करने में। तो सिंपल सी बात है, जो प्रोड्यूसर होता है बहुत सारी मशीन्स खरीदता है, टूल्स खरीदता है, बिल्डिंग वगैरह परचेज करता है, जहां पर वो क्या करता है भाई?
प्रोडक्शन करता है बाकी गुड्स का। तो मतलब ये वो असेट्स परचेज करता है जो उसको फर्दर प्रोडक्शन में मदद करती है, जिससे वो इनकम को जनरेट कर पाता है। भाई एक प्रोड्यूसर ने मशीनरी खरीदी, उससे वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, गुड्स बना रहा है, ठीक है, जिसको वो मार्केट में बेचेगा और पैसा कमाएगा। तो ये वो असेट है जिससे वो फर्दर इनकम जनरेट करता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं उसकी इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट, की उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है। क्लियर हो गया। चलिए अब आता है हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है बेटा, ये वो एक्टिविटीज होती है जो रिलेटेड होती है किससे, यूज ऑफ स्केयर मीन्स से, स्केयर रिसोर्सेज के यूज से रिलेटेड होती है एक्टिविटी। आपको पता है जो हमारे रिसोर्सेज है वो हमेशा लिमिटेड है हमारी वांट के मुकाबले में, तो जिसकी वजह से हमें उनको ठीक से इस्तेमाल करना होता है, तो उसी से रिलेटेड होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है बेटा, चलिए इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं हम इसको। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड एनी एक्टिविटी विच डील विद द मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी एक्टिविटी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो या यूटिलाइजेशन कर रहे हो किसका, प्रोडक्ट और सर्विसेज का, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक तरीका और है एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व मनी, मतलब वो एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए की जा रही है जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, सिंपल सा मोटिव है कि भी पैसा कमाना है। क्लियर, वो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इजी। चलिए, scarcity is the undercurrent of economic problem and therefore of economics। बेटा जो इकोनॉमिक्स है उसमें जो हम स्टडी कर रहे हैं और जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो सब रिलेटेड होती है किससे, स्कैरसिटी से। अगर स्कैरसिटी ना हो तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है और कोई इकोनॉमिक्स नहीं है। ध्यान रखना इस बात को, समझो। आपको पता है जो रिसोर्सेस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, स्केयर। रिसोर्सेज की दो प्रॉपर्टी होती है, पहली होती है कि वो स्केयर है, हमारी वांट के मुकाबले में क्या है, वो हमेशा लिमिटेड है, ध्यान रखना। और दूसरा है उनका अल्टरनेटिव यूज। रिसोर्सेज एक तो स्केयर है और उनका क्या है, अल्टरनेटिव यूज है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम अराइज होती है, वो होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या होती है भाई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है बेटा, इसी को हम बोलते हैं क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, इसकी जब हम स्टडी करते हैं वो कहाँ करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, हमारा इकोनॉमिक्स। तो सिंपल सी बात है, रिसोर्सेज स्केयर है, उनका अल्टरनेटिव यूज है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और जब उसकी स्टडी करते हैं तो बन जाता है हमारा इकोनॉमिक्स। इजी एग्जांपल समझ लो। ठीक है, आपके पास क्या है, 10,000 रुपीज है। अब आपको चाहिए तो बहुत सारे, बट है क्या, लिमिटेड है। लिमिटेड है ना, तो ये क्या हो गए, स्केयर हो गए, लिमिटेड हो गए आपकी वांट के मुकाबले में। अब इसका अल्टरनेटिव यूज है, आप इस 10,000 को यूज कर सकते हो अलग अलग तरीके से। आपको शूज खरीदने हैं, ठीक है, आपको पार्टी करनी है, आपको कुछ पैसा सेव करना है, आपको वैकेशन पे जाना है, मतलब इस 10,000 रुपए का आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्या हो गया, आपके पास अल्टरनेटिव यूज हो गए। अब हर जगह पे इसको अलग अलग जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम आई, क्या आई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की, भैया इस 10,000 रुपए को मैं कहाँ पे और किस तरीके से यूज करूँ कि मैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर सकूँ, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम अराइज हुई है इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और जब हम इसकी स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट है हमारा जिसमें हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से बिहेव करता है जब वो यूज करता है स्केयर रिसोर्स को, उसकी स्टडी करते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास, इकोनॉमिक्स। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला टॉपिक आता है हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने डिफाइन कर लिया कि भैया प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को ही हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो अराइज होती है, क्यों, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, स्केयर है, और उनका अल्टरनेटिव यूज है। इजी। चलिए बहुत बढ़िया। अब 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं बेटा। पहला आता है कंजप्शन, दूसरा प्रोडक्शन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स है हमारे पास। पहला है कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब क्या है, जो कंज्यूमर होता है, जो बायर होता है, वो कंज्यूम करता है अलग अलग गुड्स और अलग अलग सर्विसेज को। क्यों करता है भाई, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। इजी। आपको पता है अ कंज्यूमर, पीपल हैव लिमिटेड मीन्स, लिमिटेड मीन्स होते हैं हमारे पास, पैसा तो लिमिटेड ही होता है, राइट। while their wants are unlimited, तो कंज्यूमर के पास रिसोर्स तो लिमिटेड है बट वांट्स तो अनलिमिटेड है, जितना दे दो उतना कम है कंज्यूमर के लिए। ठीक है, तो अब कंज्यूमर किस तरीके से अपने लिमिटेड मींस का इस्तेमाल करता है
अलग अलग गुड्स को परचेज करने में, जिससे वो अपनी नीड्स को मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सके, अपनी जरूरतों को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सके, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कंजप्शन। और यही हम पढ़ेंगे किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला आता है हमारे पास प्रोडक्शन। जो प्रोड्यूसर है उसके पास भी क्या मींस, रिसोर्स तो क्या है, लिमिटेड ही है ना बेटा, ठीक है ना। और उसके पास बहुत वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, जिसमें से उसको चूज करना पड़ता है कि वो अपनी फर्म में क्या बनाए, अपनी फैक्ट्री में क्या बनाए, राइट। तो ये जो चॉइस है यही तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है। गिवन प्राइस ऑफ डिफरेंट इनपुट, ठीक है, हाउ डू दे चूज सच कॉम्बिनेशंस व्हिच आर लेस एक्सपेंसिव so that they are able to minimize their cost of production, and also given price of different goods, how to they choose to produce those the production of which offer them the maximum revenue। तो यहाँ पे उसे डिसाइड करना पड़ता है कि भैया कौन सा प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करे, कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे जिसमें कॉस्ट मिनिमम हो और उसका प्राइस ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। तो ये सारे डिसीजन जो है उसको लेना पड़ते हैं, क्यों, क्योंकि उसके पास जो रिसोर्स है वो क्या है, लिमिटेड है। यही हम पढ़ते हैं किसमें, प्रोडक्शन में। ठीक है भाई, अगला आया डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा, जो इनकम प्रोडक्शन से जनरेट हुई है, क्या हुई है भैया, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है एजेंट ऑफ प्रोडक्शन में। समझ लो इस चीज को बेटा, इसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। जो कि होते हैं हाउस होल्ड के पास, जो वो प्रोवाइड करते हैं किसको, प्रोड्यूसर को। ठीक है जी, प्रोड्यूसर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया हाउस होल्ड ने। ठीक है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते क्या क्या बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है जी, अब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर लिया किसने, प्रोड्यूसर ने। कहां से, हाउस होल्ड से, जिसका इस्तेमाल करके इसने क्या करा, प्रोडक्शन करा और पैसा कमाया, राइट। अब इनको पे करना पड़ेगा ना, जो पैसा इसने कमाया, जो इनकम इसने जनरेट करी है, वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, हाउस होल्ड को पे करेगा। लैंड पे वो पे करेगा क्या, रेंट। लेबर को देगा क्या, वेजेस और सैलरी, दिहाड़ी देगा ना, अरे उनसे काम कराया है। ठीक है, कैपिटल पे देगा क्या, इंटरेस्ट, जहां से उसने पैसा लिया है, और जो मालिक था उसको मिलता है क्या, प्रॉफिट। ठीक है भैया, प्रोड्यूसर ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर लिया, इसकी मदद से उसने इनकम जनरेट करी। अब इनकम जनरेट करी तो उसमें जो जो इनकम है उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करेगा, देगा ना, जिससे जो लिया है। लैंड ली थी तो उस पर रेंट देना पड़ेगा, लेबर को वेजेस देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जो एंटरप्रेन्योर मालिक है उसको मिलेगा क्या, प्रॉफिट। तो इस तरीके डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो एजेंट ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से है बेटा, देख लिया हमने, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अ पार्ट ऑफ इनकम जनरेटेड, जो भी इनकम जनरेट करी है वो ऑनर ऑफ लैंड पे जाएगा। ठीक है ना, जिस लैंड का ऑनर को मिलेगा, कैसे मिलेगी, रेंट के रूप में। ठीक है, और लेबर को मिलेगा किसके रूप में, वेजेस के रूप में, और ऑनर ऑफ कैपिटल जो है उसको मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में, और जो एंटरप्रेन्योर है उसको मिलेगा प्रॉफिट। क्लियर हो गया, इजी, बहुत बढ़िया। तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके बाद आता है बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ना दो तरीके की है, एक होती है माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है बेटा स्मॉल, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। ठीक है, तो जब भी आप डील करते हो इकोनॉमिक इश्यूज से या इकोनॉमिक प्रॉब्लम से, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए, जैसे हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गया, इंडस्ट्री हो गया, किसी एक यूनिट के लिए आप जब भी डील करोगे उसे बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक, मतलब आप छोटे लेवल पे स्टडी कर रहे हो। ठीक है ना, दिस इश्यूज एंड द प्रॉब्लम्स आर स्टडीड एंड एड्रेस्ड लार्जली विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज द इंडिविजुअल वेलफेयर। किसके वेलफेयर के लिए होगा बेटा, ये इंडिविजुअल के वेलफेयर पे, एक इंडिविजुअल फर्म के लिए, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के लिए, या इंडस्ट्री के लिए। जब भी आप इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी करोगे कि किस तरीके से वो अपने स्केयर रिसोर्स का इस्तेमाल करे, ठीक है, तो वो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स।
जब हम सभी इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी करते हैं, किसके लिए? एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल, पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए, सबके लिए स्टडी करेंगे तो वो बन जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना बेटा? ये सारे जो मैटर्स होते हैं इनको एड्रेस, इनको पढ़ा जाता है, इनको स्टडी किया जाता है, जिससे मैक्सिमम वेलफेयर किया जा सके, कलेक्टिव वेलफेयर, सबका भला कर सके, सोशल वेलफेयर बढ़ाया जा सके। क्लियर हो गया? तो माइक्रो में हम स्टडी करते हैं किसकी? एक सिंगल यूनिट की, जैसे सिंगल हाउस होल्ड, सिंगल फर्म, सिंगल इंडस्ट्री। ऑन द अदर हैंड हम स्टडी करते हैं मैक्रो में किसकी? इकोनॉमी एज अ होल, पूरी की पूरी इकोनॉमी की। ठीक है, यहाँ पे जो माइक्रो में जो स्टडी की जाती है वो की जाती है जिससे कि उस इंडिविजुअल का, हाउस होल्ड, फर्म, प्रोड्यूसर, इंडस्ट्री का मैक्सिमम बेनिफिट कर सके, वेलफेयर उसका मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं जिससे हम लोगों की भलाई कर सके, सोशल वेलफेयर बढ़ा सके, कलेक्टिव वेलफेयर बढ़ा सके। क्लियर? चलिए, अब आता है हमारे पास व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। ये है क्या? क्या होता है बेटा स्टैटिस्टिक्स? क्या है? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ द फैक्ट एंड फाइंडिंग्स। जो फैक्ट और फाइंडिंग है उनको आपने क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर दिया, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो क्वांटिटेटिव है, जिसको नंबर में एक्सप्रेस किया जा सकता है, वही होती है हमारी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बेटा? द सिस्टम, सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट of quantitative expression is known as statistics। ठीक है बेटा? कोई भी नंबर है, कोई भी क्वांटिटी है जिसको आपने एक सिस्टमैटिक तरीके से क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर लिया है, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बेटा? दो तरीके से होता है, एक होता है प्लूरल और एक सिंगुलर। और थोड़ा सिंपल कर देता हूँ मैं, आपके पास जो भी डाटा है, जब आपने उसको सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड किया है तो वो बनता है आपका स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बेटा? चलिए, अब हम स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं प्लूरल सेंस में पहले। ठीक है, प्लूरल सेंस में जब हम बात करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डाटा। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, जो नंबर्स की फॉर्म में है, न्यूमेरिकल डाटा की फॉर्म में है, वो हमारी स्टैटिस्टिक्स कहलाएगी इन प्लूरल सेंस। इजी, जैसे पॉपुलेशन जो है वो स्टैटिस्टिक्स है, एम्प्लॉयमेंट, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो भी एक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स कंसर्निंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हो रहा है, ये सब स्टैट्स में आता है। ठीक है, हाउएवर एनी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज नॉट सब्जेक्टिव फॉर स्टैटिस्टिक्स। ध्यान रखना, कोई भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, हर न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगी, दिमाग में सेट कर लो। जैसे एग्जांपल समझो, राम को मिले 500 रुपए हर महीने। ठीक है, पॉकेट अलाउंस, ठीक है, पॉकेट मनी मिल रही है राम को 500 रुपए, ये स्टैट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक सिंगल फैक्ट है, और केवल सिंगल फैक्ट जो होता है वो स्टैट्स नहीं होता, ध्यान रखना इस बात को। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होना चाहिए, एक से ज्यादा फैक्ट होने चाहिए, तभी वो स्टैट्स बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, इट इज नीदर एन एग्रीगेट नोर एन एवरेज, क्योंकि स्टैट्स में या तो एग्रीगेट पढ़ते हैं हम लोग या फिर एवरेज पढ़ते हैं, केवल सिंगल फैक्ट जो है कोई भी स्टैट्स नहीं बनाएगा। ठीक है, तो दिमाग में सेट कर लो कि जितने भी स्टैटिस्टिक्स डाटा है वो सारे न्यूमेरिकल होते हैं, पर सारे न्यूमेरिकल डाटा जो है वो स्टैट्स नहीं है। क्लियर? बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? अच्छा, अगर मैंने ऐसे बोला एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इज 500 पर मंथ, सारे स्टूडेंट का जो एवरेज है वो है 500 रुपए, ये स्टैट्स होगा। या फिर मैं ऐसे बोलता हूँ देयर आर 80 स्टूडेंट इन द क्लास 11th कंपेयर टू जस्ट 8 इन क्लास 12। 11th में 80 बच्चे हैं, 12th में केवल 8 बच्चे हैं, ये स्टैट्स है, क्योंकि यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं और डाटा एक से ज्यादा है। तो सिंगल फैक्ट कभी भी स्टैट्स नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सिंगल डाटा है। देयर मस्ट ऑलवेज बी एग्रीगेशन, हमेशा एग्रीगेशन होना चाहिए या फिर एवरेज होनी चाहिए। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द टर्म ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। पहला आता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। मैंने आपको बताया सिंगल फैक्ट कभी भी स्टैट्स नहीं बनाता, तो देयर मस्ट बी एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट या एवरेज ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो हमेशा एग्रीगेशन होना चाहिए फैक्ट का। दूसरा, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, केवल उन्हीं चीजों को हम स्टैट्स में दिखाते हैं जिनको आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, आपके पास जो भी क्वालिटी है, आप बहुत ऑनेस्ट हो, ठीक है, आप बहुत लॉयल हो, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, इस तरह की जो क्वालिटी, लंबा है, छोटा है, इन सबको आप नहीं दिखाओगे। कहाँ पर? स्टैट्स में, क्योंकि उसको आप नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगला मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज। स्टैट्स में कोई भी कॉज है,
कोई भी एक फैक्ट है, अगर कोई भी आपने डाटा इकट्ठा करा है तो उसके पीछे कॉज बहुत सारे होते हैं। जैसे अब चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही है, अब चीजों की कीमतें क्यों बढ़ रही है? क्योंकि भैया डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पीछे सप्लाई कम आ रही है, राइट, इसलिए चीजों की कीमतें बढ़ रही है। तो एक से ज्यादा कॉज होते हैं हमेशा किसी भी चीज के, ठीक है, स्टैट्स के अंदर। क्लियर? चलिए अगला आता है रीजनेबल एक्यूरेसी। यहाँ पे जो एक्यूरेसी होती है वो रीजनेबल होती है। यहाँ पे कभी भी डाटा एग्जैक्ट नहीं होता कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। आपने देखा मीन मोड मीडियम कैलकुलेट करा है आप लोगों ने अभी तक, तो बेटा उसके अंदर क्या है बच्चा, हमेशा एक अप्रोक्सीमेट पढ़ते हैं ना हम उसमें, ठीक है। तो रीजनेबल एक्यूरेसी होती है, एग्जैक्ट कभी नहीं होता। अगला म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। हम यहाँ पे डाटा वही स्टडी कर पाते हैं जो म्यूचुअली रिलेटेड हो। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ सोहन की हाइट 5'8" है और मोहन का जो वेट है वो 70 किलो है, क्या मैं इन चीजों को कंपेयर कर पा रहा हूँ? तो मैं स्टडी कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि दोनों से रिलेटेड नहीं है भैया। वहाँ पे हाइट की बात हो रही है, यहाँ पे वेट की बात हो रही है, तो दोनों जगह पे आप वेट की बात करो या फिर दोनों जगह पे हाइट की बात करो, तभी तो कंपेयर कर पाओगे, तभी तो स्टडी कर पाओगे। तो यहाँ पे म्यूचुअली रिलेटेड चीजों को ही आप कंपेयर और स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अगला प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। जब भी आपने डाटा इकट्ठा करा है, इकट्ठा करने से पहले आपके पास एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा कि भैया मैं इसलिए डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ। जैसे आपने क्लास 11 में जो बच्चे आए हैं उनकी क्लास 10th का रिजल्ट मंगाया और चेक करा कि भैया कितने बच्चे थे जिन्होंने 70+ स्कोर किया है, जिससे आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर पाओ बच्चों को, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। इस पर आप उन पे ठीक से फोकस कर सको। तो आपका टारगेट क्या था? बच्चों को कैटेगराइज करना 2 पार्ट में, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव था। इसी ऑब्जेक्टिव से आपने क्या करा? डाटा इकट्ठा करा, आया नहीं? तो हमेशा डाटा इकट्ठा करने का पहले से ही आपके पास प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है, जिसकी वजह से आप डाटा इकट्ठा करते हो, ठीक है। क्लियर? अगला एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड। यहाँ पे हमेशा एक एस्टिमेट लगाया जाता है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होता। अगला कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। यहाँ पे जो डाटा इकट्ठा किया जाता है बेटा वो एक सिस्टमैटिक, एक पर्टिकुलर तरीके से किया जाता है। आपने डाटा को लिया, इकट्ठा करा और जैसे मर्जी लिख लिया तो वो स्टैट्स नहीं बनाएगा। हैप्पजार्ड तरीके से आपने डाटा इकट्ठा किया तो इट्स नॉट स्टैट्स। आपको डाटा एक सिस्टमैटिक मैनर में ही इकट्ठा करना है, ठीक है, तभी वो स्टैट्स बनेगा। क्लियर? अब आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर नाउन में बेटा। सिंगुलर नाउन में स्टैटिस्टिक्स का सिंपल सा मतलब है साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स की साइंस को ही हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम स्टैटिस्टिकल मेथड जो होते हैं उसको बोलते हैं क्या? स्टैटिक्स। इसमें सिंगुलर नाउन में कि भैया वो तरीके जिससे आप डाटा को इकट्ठा कर रहे हो। रूरल साइंस में क्या पढ़ा हमने? कलेक्शन ऑफ डाटा को ही स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं सिंगुलर नाउन में, तो अब उस डाटा को जो इकट्ठा करने के, कलेक्ट करने के जो मेथड्स हैं उनको बोलते हैं क्या? स्टैटिस्टिक्स, ठीक है बेटा। क्लियर? इट रेफर्स टू द टेक्निक और मेथड्स रिलेटेड टू कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। तो इसमें वो मेथड्स आते हैं जिससे आप डाटा को इकट्ठा करते हो, क्लासिफाई करते हो, प्रेजेंट करते हो, एनालाइज करते हो और इंटरप्रिटेशन करते हो, ठीक है बेटा। चलिए, तो कौन कौन से स्टेजेस है हमारे पास स्टैटिस्टिकल स्टडी में? पहली, सबसे पहले आप डाटा को क्या करोगे? कलेक्ट करोगे, इकट्ठा करोगे। उसके बाद उसे ऑर्गेनाइज करोगे एक पर्टिकुलर मैनर में, फिर आप उसे प्रेजेंट करोगे, ठीक है। प्रेजेंट करते हैं ना बेटा चार्ट वगैरह की मदद से। फिर उसे एनालाइज करोगे एंड देन फिर उसे समझोगे, इंटरप्रेट करोगे, ठीक। इस डाटा को इकट्ठा करने के कौन कौन से टूल्स है बेटा? तो स्टेज 1 क्या थी हमारी? कलेक्शन ऑफ डाटा। सो कलेक्ट कैसे करते हैं बेटा? सेंसस और सैंपल टेक्निक से। आगे पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 इसका, ठीक है बेटा। अगला कलेक्शन के बाद क्या आया हमारे पास? ऑर्गेनाइजेशन। डाटा को हमें क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करने के लिए आपने बेटा टैली मार्क किया था ना, 1 2 3 4 एंड देन 5, राइट। टैली बार्स वगैरह, एरे ऑफ डाटा जो होता है उससे हम क्या करते हैं? उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। स्टेज 3 आता है प्रेजेंटेशन। अब ये जो डाटा आपने इकट्ठा कर लिया इसे आपको प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट कैसे करते हो? टेबल्स की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में, ठीक है। फिर उसे एनालाइज करते हो। एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? उनकी परसेंटेज निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, मीन मोड मीडियन वगैरह निकालते हैं, ठीक है। फिर इंटरप्रिटेशन मतलब उसे समझते हो। अब समझने के लिए क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेजेस, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है अलग अलग वेरिएबल्स में, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड क्या है परसेंटेज का, ये सब आप कैलकुलेट करते हो, जिससे आप डाटा को इंटरप्रेट कर पाते हो बाकी के कंपैरिजन में, ठीक है बेटा। चलिए अगला आया हमारे पास नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि भैया जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है? साइंस है
या आर्ट है। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा जवाब है कि भैया जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस भी है और आर्ट भी है, बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। ठीक है, अब साइंस है कैसे? ठीक है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में आप स्टडी करते हो न्यूमेरिकल डाटा का इन अ साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मैनर। हमने वहां पढ़ा था ना कि भैया डाटा जो है वो एक सिस्टमैटिक मैनर में इकट्ठा किया जाता है। सिस्टमैटिक मैनर मतलब क्या है? एक साइंटिफिक तरीके से इकट्ठा किया जाता है, उसका एक पैटर्न है, एक तरीका है उसको इकट्ठा करने का, जैसे कि साइंस में होता है। ठीक है, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं कि साइंस है ये। ठीक है, एज एन आर्ट जब हम बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है बेटा? क्वांटिटेटिव डाटा टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। जो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है उनसे रिलेटेड क्वांटिटेटिव डाटा आता है, राइट? जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, गरीबी, चीजों की कीमतें बढ़ रही है, इन सबका जो डाटा इकट्ठा कर रहे हो आप, राइट? तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है? आर्ट है। बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा वी आर एबल टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द रियल लाइफ प्रॉब्लम। रियल लाइफ प्रॉब्लम को हम ठीक से समझ पाते हैं, ठीक है ना, और उसके हिसाब से फिर हम उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, अपनी स्किल्स का यूज करते हैं उसको कम करने के लिए, उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए, इसीलिए इसको हम बोलते हैं आर्ट। क्लियर? इजी? भाई साइंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम सिस्टमैटिक मैनर में इकट्ठा करते हैं, और आर्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं वो रियल लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, जहाँ पे हम अपनी स्किल, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके डील करेंगे रियल लाइफ प्रॉब्लम से। क्लियर? इजी? The problem of unemployment in India is more meaningful analyzed when the size of unemployment is supported with the quantitative data। भाई बेरोजगारी है, अब बेरोजगारी है कहाँ पर, कितनी बेरोजगारी है, उसका क्या रीजन, सब ढूंढना पड़ेगा। ये ढूंढ कैसे पाएंगे? जब हम डाटा को इकट्ठा कर पाएंगे, राइट? तो डाटा इकट्ठा करना बहुत मीनिंगफुल हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को डील करने के लिए। ठीक है, इजी? चलिए अगला आया हमारे पास सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर है बेटा? दो तरह के सब्जेक्ट मैटर होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव और दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल। ठीक है, पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। इसका मतलब होता है वो मेथड्स जो हम यूज कर रहे हैं, किसके लिए? कलेक्शन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, एज वेल एज एनालिसिस ऑफ डाटा करने के लिए। ठीक है, तो वो सारे मेथड्स जिसको हम यूज कर रहे हैं कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालाइज करने के लिए, वो आता है किसमें? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। ये मेथड कौन कौन से, किससे रिलेटेड होते हैं बेटा? जैसे मीन, मोड, मीडियन, जो सेंट्रल टेंडेंसी से होते हैं, डिस्पर्जन कैलकुलेट करना, आगे बढ़ोगे बेटा चैप्टर से आपके मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है ना? ठीक है, मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन, दो अलग वेरिएबल्स के बीच में आप रिलेशन चेक करते हो, ये सब किसके अंदर आता है बेटा? आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, जब हम बात करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की, तो यहाँ पर वो सारे मेथड आते हैं बाय विच कंक्लूजन आर ड्रॉन, जिससे आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। ठीक है, रिजल्ट निकालते हो। ठीक है, जो भी यूनिवर्स, पॉपुलेशन या फिर जो भी आपको सैंपल स्पेस दे रखा है उसके मुकाबले में। ठीक है, एग्जांपल समझो। जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं हम लोग जब हमें एस्टिमेट करना है कि भैया एवरेज हाइट ऑफ सेकेंडरी स्टूडेंट इन यूर स्कूल, मतलब 11-12 के जो बच्चे हैं उनकी एवरेज हाइट क्या है, जब वो हमें निकालना है तो हम क्या कैसे निकालेंगे? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि यहीं पे सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है ना, कलेक्शन करने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए और एनालाइज करने के लिए। ठीक है, एक बार हमने ये सब कर लिया, इसके बाद अब हमें क्या करना है? उसके बेसिस पे क्या करना है बेटा? कंक्लूजन निकालना है। जब कंक्लूजन निकालना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, एग्जांपल देखो कि आपके क्लास टीचर ने एस्टिमेट किया कि एवरेज वेट ऑफ द एंटायर क्लास ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज वेट ऑफ ओनली अ सैंपल ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ही इज यूजिंग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। मतलब उन्होंने एवरेज वेट निकाल लिया। क्या निकाल लिया? सभी बच्चों का वेट कैलकुलेट करके उन्होंने एक एवरेज वेट निकाल लिया, कंक्लूजन निकाल लिया कि मेरी क्लास में जो बच्चे हैं उनका एवरेज वेट इतना है। ठीक है, तो ये आ गया इन्फ्रेंशियल स्टेज में। सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलता हूँ और सिंपल करता हूँ आपके लिए इसको, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कौन सा होता है? जिसमें आप डाटा को इकट्ठा करते हो, ठीक है, उसके बाद उसे प्रेजेंटेशन करते हो और उसको एनालाइज करते हो। यहाँ तक का जो स्टेज है वो किसमें आता है बेटा? डिस्क्रिप्टिव में। उसके बाद उसको आप जब कंक्लूड करते हो, इंटरप्रेट करते हो, वो आता है किसके अंदर? इन्फ्रेंशियल के अंदर। तो आपके पास 5 स्टेज है, स्टार्टिंग की 3 स्टेज जो है वो इसमें आ रही है, एंड की 2 स्टेज जो है हमारे पास इन्फ्रेंशियल में आ रही है। इजी। अब आता है बेटा हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पहले आती है बेटा स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। स्टैट्स में हम केवल न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ही स्टडी करते हैं,
केवल वो फैक्ट जो नंबर्स की टर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं केवल उन्हीं को स्टडी करते हैं, जबकि नॉन न्यूमेरिकल टर्म्स, क्वालिटेटिव टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको हम स्टडी नहीं करते इसमें, तो इसकी बहुत बड़ी कमी है। अगला, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, केवल एग्रीगेट को ही स्टडी करते हैं, एक से ज्यादा फैक्ट जो होते हैं उन्हीं को स्टडी करते हैं जिसको हम कंपेयर कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी कमी है। क्यों? क्योंकि कभी कभी सिंगल फैक्ट, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, ये भी एक फैक्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हम स्टडी नहीं कर पाते, इसको हम स्टैट्स में नहीं लेते। ठीक है बेटा, चलिए अगला, होमोजेनिटी ऑफ डाटा, डाटा का होमोजीनियस होना बहुत जरूरी है अगर आपको स्टैट्स में स्टडी करना है तो, मतलब सेम डाटा होना जरूरी है, हर केस में डाटा सेम हो ये पॉसिबल तो नहीं है ना। अब हर एक कंट्री की करेंसी जो है वो अलग अलग है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉमन करेंसी, एक कॉमन यूनिट डिसाइड करनी पड़ेगी, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है कि भैया हम केवल स्टैट्स में उन्हीं डाटा को कंपेयर कर पाते हैं जो होमोजीनियस है, जो एक जैसा है। ठीक है, जबकि हर बार होमोजीनिटी डाटा होना पॉसिबल नहीं है। अगला, रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, केवल एवरेज पर ही रिजल्ट ट्रू होते हैं। एग्जांपल समझो, ए बी और सी तीन बच्चे हैं, ए की पॉकेट मनी है 1000 रुपये, बी की है 3000 रुपये और सी की है 8000 रुपये। जब मैंने इनका टोटल किया तो कितना आ गया, 12000। जब मैंने इसका एवरेज लिया तो 12000 को मैंने डिवाइड किया किससे, 3 से, तो कितना आया बेटा, 4000। तो देखो जरा, क्या 4000 इनकी है, ए की तो 4000 से बहुत कम है और बी की 1000 कम है, मतलब आसपास है, और जो सी है उसकी लगभग डबल है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है केवल वो एवरेज पर ही ट्रू है, अदरवाइज वो ट्रू नहीं है। किसी की भी, ए बी सी तीनों की भी, तीनों में से किसी की भी जो एवरेज पॉकेट मनी है वो 4000 रुपये नहीं है। ठीक है, तो रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। अगला, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट मे बी प्रूव टू बी रॉन्ग, बिना रेफरेंस के जो रिजल्ट होता है वो रॉन्ग प्रूव हो जाता है। समझो कैसे, दो कंपनियां हैं, एक ए और एक बी, इसका जो एवरेज प्रॉफिट है 2000 रुपये, इसका जो एवरेज प्रॉफिट है पिछले 3 साल का वो भी 2000 रुपये, दोनों का 2-2000 रुपये है 3 साल का एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि भैया कौन सी कंपनी अच्छी है, ए या बी, आपने कहा भैया दोनों ही बढ़िया है, दोनों का ही एवरेज प्रॉफिट जो है वो 2-2000 रुपये है। ठीक है, हमने जब एवरेज देखा तो दोनों ही सेम है, सेम कंडीशन पे है दोनों की दोनों। बट जब मैंने आपको बताया कि भैया जो ए है उसका पहले साल में प्रॉफिट था 1000, दूसरे साल में था 2000 और तीसरे साल में था 3000, और बी का जो था वो पहले था 3000, फिर 2000 और अब 1000, तो इनका एवरेज तो कितना आ रहा है, इसका भी एवरेज 2000, इसका भी एवरेज 2000 आ रहा है, 6000 डिवाइड बाय 3, 6000 डिवाइड बाय 3। बट इसका प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इसका क्या हो रहा है भाई, डिक्रीज कर रहा है। जब मैंने आपको रेफरेंस प्रोवाइड किया तब आपने बताया कि नहीं नहीं भैया ए वाली जो है वो अच्छी है क्योंकि इसका प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, बी वाली बेकार है क्योंकि इसका प्रॉफिट कम हो रहा है। पर बिना रेफरेंस के, जब तक मैंने आपको ये रेफरेंस प्रोवाइड नहीं किया था, आपका रिजल्ट क्या हो गया था, गलत हो गया था। आई बात समझ में? तो विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग, कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। बेटा इनको केवल एक्सपर्ट्स ही यूज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। मीन मोड, मीडियन, मीन डिस्पर्जन, जो आप डाटा क्रिएट करते हो, चार्ट्स क्रिएट करते हो, पाई चार्ट क्रिएट करते हो, जिसको नॉलेज है केवल वही तो स्टडी कर सकता है ना उसकी, राइट? क्लियर? केवल एक्सपर्ट्स यूज कर सकते हैं जिसको उसकी नॉलेज है, हर कोई यूज नहीं कर सकता। प्रोन टू मिस यूज, बेटा स्टैटिस्टिक्स जो है ना एक चिकनी मिट्टी की तरह है, आप चाहो तो उससे भगवान बना लो, भगवान की मूर्ति बना लो, या चाहो तो शैतान की मूर्ति बना लो, ठीक है, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका अच्छा इस्तेमाल करो और चाहो तो बुरा इस्तेमाल करो। कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं जो इस डाटा का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं हम लोगों को, पूरी इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं है, राइट, जिसकी वजह से हम उस पर बिलीव कर लेते हैं। तो स्टैट्स का इस्तेमाल कुछ लोग गलत तरीके से भी करते हैं और कुछ सही तरीके से भी, तो इसका मिसयूज भी किया जा सकता है, ये इसकी बहुत बड़ी कमी है। ठीक है बेटा, चलिए अब आता है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है? पहले इंपॉर्टेंस, जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिनको हम स्टडी करते हैं, जैसे सिंपल सी बात है गरीबी है, अब गरीबी को स्टडी कैसे करोगे, पॉवर्टी को स्टडी कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो उसका क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन हो पाता है हर एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, किसकी मदद से बेटा? स्टैटिस्टिक्स की मदद से, जिससे हम उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ठीक तरीके से डील कर पाते हैं। क्लियर? पहला। दूसरा, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें पता होती है कि भैया अगर ऐसा करोगे तो इसका इफेक्ट ये होगा। जैसे आपको पता है, जैसे प्राइस बढ़ती है
तो क्या होता है, डिमांड कम हो जाती है। तो ये क्या है, ये हमारा कॉज है और ये इसका इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम कैसे पढ़ पा रहे हैं, कैसे स्टडी किया होगा हमने ये, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अगला इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। हम फोरकास्टिंग कर पाते हैं कि यार आने वाले टाइम में ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, मान लो हमारी जो ग्रोथ थी वो 5% थी 2020 में, फिर हमने 5.2% गेन कर लिया 21 में, फिर 22 में हमने 5.4% कर लिया, 23 में 5.6% कर लिया, तो 24 में कितना कर लेंगे 5.8, और 25 में कितना कर लेंगे भैया 6%। मैं एक एग्जांपल दिया है आपको, तो यहाँ पे आप फोरकास्ट कर पा रहे हो कि भैया 25 में हम 6% कर लेंगे पिछले डाटा के हिसाब से। ठीक है, तो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग आने वाले टाइम के लिए भविष्यवाणी करने में आपकी मदद करता है, क्योंकि डाटा के बेसिस पे ही तो आप फोरकास्टिंग कर पाओगे ना। ठीक है, अगला फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। जो पॉलिसीज बनाई जाती है, जो गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है, वो किसके हिसाब से बनाती है कि भैया गरीबी बढ़ रही है तो पॉवर्टी रिडक्शन प्लान्स क्रिएट करती है गवर्नमेंट, या जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है, या फिर आरबीआई वगैरह जो मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह बनाती है, वो सब पॉलिसीज बनती है किसके हिसाब से, डाटा के हिसाब से। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। अगला है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, एक ऐसी कंडीशन जहां पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो और जो हमारा प्रोड्यूसर है उसे भी मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, मतलब दोनों ही अपने मोटिव को सेटिस्फाई कर सके, ये सेटिस्फेक्शन से ज्यादा से ले पाए और ये प्रॉफिट ज्यादा से ले पाए। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है जहां पर दोनों को ही बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बराबर बराबर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, दोनों एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है इसको भी हम कैलकुलेट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्लियर बेटा, चलिए, so that's it with our chapter. I hope सभी कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपका भाई हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, अलग से उस टॉपिक पे वीडियो बना दी जाएगी। चलिए बेटा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना बेटा, वहीं से हमें मोटिवेशन मिलती है और मेहनत करने की। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।